हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकेंड लेक्चर। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है ऑन द टॉपिक रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय सेकेंड लेक्चर वीडियो। ये मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि व्हाट इज कॉस्ट रिकंसलेशन स्टेटमेंट। ये जो कॉस्ट रिकंसलेशन स्टेटमेंट है ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है, क्या ज़रूरत है इस कॉस्ट रिकंसलेशन स्टेटमेंट को बनाने की एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब हमने डिटेल में समझा था। और उसके साथ ही मैंने आपको बताया था व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस। क्यों ऐसा होता है कि जो कॉस्ट अकाउंट, जो कॉस्ट बुक होती है उससे जो रिजल्ट निकलता है और जो फाइनेंशियल बुक होती है उससे जो रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट, जो प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट बुक से और जो प्रॉफिट निकलता है फाइनेंशियल बुक से, क्यों देयर इज अ डिफरेंस, क्यों इनमें वेरिएशन आता है, क्यों ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या क्या है, कॉजेस क्या है, वो हमने डिटेल में समझा था। 5 इंपॉर्टेंट रीजन है जो मैंने आपको डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हमने डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ा था एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि फाइनली रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, अगर ये समझ गए ना तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। आज मैं आपको बेसिक लॉजिक बताऊंगी। ठीक है, वो लॉजिक समझ में आ गया और वो बहुत आसान है, वो लॉजिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वो लॉजिक समझ लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप आसानी से कर लेंगे। इसमें 4 सिंपल स्टेप हैं, जिसमें से एक स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है, बस हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको रिकंसलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाएगा वो बताऊंगी, इसका फॉर्मेट बताऊंगी और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ रिकंसलेशन स्टेटमेंट। ये जो रिकंसलेशन स्टेटमेंट है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो देयर आर 2 टेक्निक, 2 टेक्निक है टू रिकंसाइल द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ये जो कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का जो रिजल्ट निकल के आता है, जो प्रॉफिट निकल के आता है, इसको रिकंसाइल करने के लिए, ठीक है, रिकंसाइल करना मतलब मैच कराने के लिए देयर आर 2 टेक्निक्स, 2 टेक्निक है जिसकी मदद से हम रिकंसाइल कर सकते हैं। पहली टेक्निक क्या है कि रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाइए। दूसरी टेक्निक क्या है, मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट भी बनाया जाता है। ठीक है, जनरली रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है बट मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका क्या फॉर्मेट है ये सब भी हम अगले लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे, बट आज हम फोकस करेंगे रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाने पे और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, 2 टेक्निक है, एक रिकंसलेशन स्टेटमेंट और एक है मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो एक बात है, आपने बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट पढ़ा था ना, बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट क्लास 11 में पढ़ा था। तो ये जो रिकंसलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट है ये भी एकदम सेम उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसी सिद्धांत पे बेस्ड है जो आपने बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाने में जो प्रिंसिपल यूज किया था। इसमें क्या होगा, जो रिजल्ट है एज पर वन सेट ऑफ बुक, यानी जो किसी एक बुक का जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट, किसी एक बुक का जो भी रिजल्ट है दिस इज टेकन एज बेस, इसको क्या लिया जाता है, इसको बेस लिया जाता है और फिर किए जाते हैं नेसेसरी एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर क्या किए जाते हैं, फिर कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं, नेसेसरी एडजस्टमेंट किए जाते हैं सो दैट वी कैन अराइव द रिजल्ट ऑफ अदर सेट ऑफ बुक, यानी जो दूसरे सेट ऑफ बुक का जो रिजल्ट है वो आ जाए। ये बेसिक लॉजिक है। ठीक है, एक सेट ऑफ बुक जैसे कॉस्ट अकाउंट जो बुक है उसका जो भी प्रॉफिट आया है उसको बेस लिया जाता है, फिर किए जाते हैं नेसेसरी एडजस्टमेंट, और मेन बात आपको ये एडजस्टमेंट में ही ध्यान में रखनी है। ठीक है, एडजस्टमेंट किए जाते हैं और फिर इसके बाद जो रिजल्ट आए वो क्या हो, वो हो जो प्रॉफिट एज पर अदर सेट ऑफ बुक, यानी जो फाइनेंशियल अकाउंट जो बुक है उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो आना चाहिए। ठीक है, और जनरली क्या किया जाता है ना, जो कॉस्ट बुक का जो रिजल्ट होता है ना इसको बेस लिया जाता है, कॉस्ट बुक से जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है ना जनरली इसको बेस लिया जाता है। ठीक है, और फिर किए जाते हैं नेसेसरी एडजस्टमेंट और फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है दैट शुड बी द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक।
ठीक है, तो ये तरीका फॉलो किया जाता है, राइट अभी खैर मैं स्टेप्स में आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो मैंने बताया था ना देयर आर 4 स्टेप्स, 4 सिंपल स्टेप्स है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रॉफिट ऑफ एनी सेट ऑफ बुक, कॉस्ट बुक या फाइनेंशियल बुक, किसी भी बुक के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है दिस शुड बी टेकन एज बेस। ठीक है, दोनों बुक कॉस्ट बुक या फाइनेंशियल बुक इन दोनों में से किसी भी एक बुक का जो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, उसको लेंगे आप बेस। ठीक है, और मैंने अभी बताया था ना कि जनरली जो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट होता है ना दिस इज टेकन एज बेस, इसको बेस लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन में अगर दोनों का प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट दोनों का दिया है, तो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट जो है वो बेस लीजिएगा। बट अगर एक ही का प्रॉफिट दिया है तो आपको वही बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का दिया है तो जनरली कॉस्ट बुक का प्रॉफिट जो है वो आप बेस लीजिएगा। ठीक, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, तो दूसरा स्टेप क्या है, अब हम करते हैं कंपेयर। ठीक है, अब हम करते हैं कंपेयर फाइनेंशियल बुक का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और जो कॉस्ट बुक है उसका जो स्टेटमेंट है, जो कॉस्ट शीट है, उसके उन आइटम्स को पिक करते हैं। ठीक है, उसके उन आइटम्स को पिक करते हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको बताती हूँ, देखिए ये कॉस्ट बुक है, ठीक है, और ये आपकी हो गई फाइनेंशियल बुक, मतलब पीएल अकाउंट हो गया। ठीक है, अब इसके वो आइटम्स हम पिक करते हैं। देखिए बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, कुछ डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, बहुत सारे होंगे। अब उनमें से वो आइटम पिक किए जाते हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कोई खर्चा अगर यहाँ पे 1,000 है और यहाँ पे भी 1,000 है तो इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इसे तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेंगे ही नहीं। बट कोई खर्चा है यहाँ 1,500 है और यहाँ पर क्या है 1,000 है, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 500, 500 का डिफरेंस है ना, तो उन आइटम को पिक किया जाएगा। वही चीज है स्टेप सेकेंड। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। स्टेप सेकंड क्या है, कंपेयर ईच आइटम ऑफ पीएल अकाउंट विद द करस्पॉन्डिंग आइटम एज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, हर एक आइटम को उसके जो करस्पॉन्डिंग आइटम है दूसरी बुक में उससे कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, और जो आइटम ऑफ डिफरेंस है उसको फिर पिक किया जाता है और उसका जो अमाउंट ऑफ डिफरेंस है वो कंसीडर किया जाता है, वो नोट किया जाता है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो दिस इज स्टेप सेकेंड। अब स्टेप थर्ड क्या है, अब वो जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे पिछला मैंने बताया ना इसमें 500 का डिफरेंस आ रहा है ना 500 का डिफरेंस, तो ये जो 500 का डिफरेंस आ रहा है तो इस डिफरेंस से का इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, आपको तीसरा स्टेप क्या है, आपको एनालाइज करना होगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर कॉज ऑफ डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है अदर सेट ऑफ बुक पे। ठीक है, जैसे हम कॉज बुक का जो रिजल्ट है उसको हम बेस लेके चले, फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस जो आ रहे हैं वो लेंगे, और यहाँ पे क्या है फाइनेंशियल बुक का जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी जो डिफरेंस है ना, जैसे डिफरेंस D1 है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किस पे, जो टारगेट बुक है, ये हमारा टारगेट है ना, फाइनेंशियल बुक का जो प्रॉफिट है वो हमारा टारगेट है, तो इस डिफरेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस टारगेट बुक के प्रॉफिट पर। ठीक है, उसको एनालाइज किया जाता है तीसरे स्टेप में। ठीक, वैसे अभी मैं आपको लग रहा है कि 4 स्टेप है, कितना लंबा तरीका है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी है ये। तो ये आपने तीसरे स्टेप में एनालाइज किया। अब है मेन चौथा स्टेप, इसीलिए मैंने इसको रेड से मार्क किया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये बहुत आसान स्टेप है, बस इसी से क्वेश्चन होना है। बाकी ये जो 3 स्टेप थे ये तो बस कह लीजिए एक बैकग्राउंड क्रिएट किया जा रहा था, बस आपके काम का जो स्टेप है ना वो 4th स्टेप है, बस इसका ध्यान रखिए, हो गया काम। चौथा स्टेप क्या है, अब जो डिफरेंस है, जो कॉज है जिससे वेरिएशन आ रहा है, अगर उस डिफरेंस के कारण रिजल्ट, उसके कारण जो है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रॉफिट शोन बाय अदर सेट ऑफ बुक, यानी ये जो 500 का डिफरेंस आ रहा था, अगर इस 500 के डिफरेंस के कारण फाइनेंशियल बुक का जो रिजल्ट है उसके प्रॉफिट में इंक्रीज आ रहा है, अगर प्लस आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस 500 को प्लस करेंगे। ये बात समझ में आई? फिर से बोलती हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करती हूँ, रुकिए फिर से एक बार लिखती हूँ। यहाँ पे कॉस्ट बुक का प्रॉफिट आप बेस लेके चले, कुछ एडजस्टमेंट किए, ठीक है, और यहाँ पे फाइनेंशियल बुक का जो प्रॉफिट है वो आना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल बुक का जो प्रॉफिट है वो आना चाहिए। तो सपोज करिए पहला डिफरेंस आपको 500 का मिला। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में क्या करना होगा, या तो इस 500 को प्लस करना होगा या इस 500 को माइनस करना होगा। तो प्रॉब्लम दरअसल एडजस्टमेंट में ये आएगी कि आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें प्लस करना है कि माइनस करना है। तो उसी का सॉल्यूशन 4th स्टेप में बताया गया है कि ये जो एडजस्टमेंट है 500 का, ठीक है, अगर इस 500 के कारण जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है, अगर इस प्रॉफिट में इंक्रीज आ रहा है,
तो इस 500 को प्लस किया जाएगा, और अगर इस फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट में डिक्रीज आ रहा है तो इस 500 को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। ये बेसिक लॉजिक है, समझ में आया? यही चीज देखिए फोर्थ पॉइंट में लिखी है। देखिए, इफ द कॉज हैज रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्रॉफिट शोन बाय अदर सेट ऑफ बुक, यानी अगर उस कॉज के कारण, कॉज मतलब उस 500 के कारण अगर इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ अदर सेट ऑफ बुक, अदर सेट ऑफ बुक यानी फाइनेंशियल बुक जो है उसके प्रॉफिट में इंक्रीज आ रहा है, अदर सेट ऑफ बुक द प्रॉफिट ऑफ बेस बुक विल बी इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, जो बेस बुक है, यहाँ पे आपने कॉज बुक को बेस बुक लिया था ना, और इस 500 के कारण, इस 500 के कारण अगर फाइनेंशियल बुक का जो प्रॉफिट है अगर उसमें इंक्रीज आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 500 को प्लस करेंगे, आप जो बेस बुक का प्रॉफिट है उसमें 500 ऐड करेंगे। और अगर इस कॉज के कारण रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ अदर सेट ऑफ बुक, यानी अगर इस 500 के कारण इस फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसमें अगर डिक्रीज आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इस 500 को यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस 500 करेंगे। बस ये चीज करनी है। तो ये फोर्थ स्टेप सबसे काम का है, यही का, इसी स्टेप का ध्यान रखना है। बाकी सारे स्टेप, 3 स्टेप जो पिछले हैं वो केवल एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इस स्टेप का सबसे मेन ध्यान रखना है, इसी स्टेप के अकॉर्डिंग, ये जो फोर्थ स्टेप है इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक, समझ में आ गया ये स्टेप? चलिए अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, तो यानी हमें क्या समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमें 2 सेट ऑफ बुक को रिकंसाइल करना है, ठीक है, एक है कॉस्ट बुक और एक है फाइनेंशियल बुक, इनके जो रिजल्ट है, प्रॉफिट है, इसको रिकंसाइल करना है, तो यानी हमें क्या करना होगा, जो डिफरेंस क्रिएट करने वाले जो आइटम है, जो आइटम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, सम हैज टू बी एडेड, यानी कुछ आइटम को ऐड करना होगा, सम आइटम हैज टू बी डिडक्टेड, कुछ आइटम को माइनस करना होगा, और फिर एडजस्टमेंट करने के बाद क्या आना चाहिए, टारगेट आना चाहिए, यानी प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो आना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ आइटम है स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये कुछ आइटम है जिनको ऐड किया जाएगा, ये कुछ आइटम है जिनको डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन मैं चलिए सीधे आपको यहाँ पे फॉर्मेट में इन आइटम को डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। चलिए फॉर्मेट हम देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ रिकंसलेशन स्टेटमेंट, रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे रिकंसलेशन स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे, एक अमाउंट का, सॉरी एक नहीं 2 अमाउंट के कॉलम बनाएंगे, क्योंकि एक में हम ऐड वाले आइटम लिखेंगे, एक में सब्सट्रैक्ट वाले आइटम लिखेंगे, ठीक है। तो अमाउंट लिखेंगे तो हम 2 कॉलम इधर बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे हम रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया था ना, जो कॉस्ट अकाउंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है दिस विल बी टेकन एज बेस, इसको हम बेस लेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिस विल बी टेकन एज बेस, इसको हमने बेस ले लिया, ठीक है। तो जो भी इसका अमाउंट है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद बताया था ना, सम आइटम हैज टू बी एडेड, सम आइटम हैज टू बी डिडक्टेड, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आती है कि किन आइटम को भाई हम प्लस करें, किन को माइनस करें। प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो टारगेट है ना, टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, टारगेट है हमारा प्रॉफिट आना चाहिए एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। अगर ये आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो टारगेट तभी आ पाएगा जब आप ये एडजस्टमेंट सही करेंगे। तो सबसे मेन बात है ये एडजस्टमेंट। तो अब मैं आपको ये एडजस्टमेंट सिखाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको फोर्थ स्टेप जो अभी मैंने बताया ना उसका लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देती हूँ कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक। ठीक, अब चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि क्यों हम इन आइटम को ऐड कर रहे हैं या क्यों हम इन आइटम को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रीजन देखते हैं, ठीक है। पर सबसे पहले फोर्थ रूल चलिए रिवाइज कर ले, ये जो पिछला जो फोर्थ रूल था ये रिवाइज कर ले। ये फोर्थ रूल क्या कह रहा था, फोर्थ स्टेप कह लीजिए, वो क्या कह रहा था कि अगर किसी डिफरेंस के कारण जो टारगेट बुक है, यानी टारगेट बुक यानी फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट है, देखिए ये कॉस्ट बुक जो है इसका प्रॉफिट हमने बेस लिया, दिस इज बेस एंड दिस इज टारगेट, ये टारगेट है, हमें टारगेट पे फोकस करना है, याद रखिए टारगेट पे फोकस करना है। तो अगर किसी डिफरेंस के कारण टारगेट बुक का जो प्रॉफिट आ रहा है वो अगर बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो हम उस आइटम को क्या करेंगे, उस आइटम को हम प्लस करेंगे, ठीक है। और अगर किसी आइटम के कारण या डिफरेंस के कारण टारगेट बुक का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज कर रहा है, तो हम उस आइटम को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। बस ये स्टेप याद रखना है, ये जो फोर्थ स्टेप। ठीक, अब चलिए हम एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहला है सच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट आर ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट।
यानी वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खर्चे जो ओवर चार्ज है कॉस्ट अकाउंट बुक में, यानी वो खर्चे जिन्हें ज्यादा चार्ज बढ़ा के चार्ज किया गया है कॉस्ट बुक में। तो अगर कॉस्ट बुक में ओवर चार्ज है, ज्यादा बढ़ा के लिखा गया है, तो यानी फाइनेंशियल बुक में अंडर चार्ज है। वो कॉस्ट बुक में बढ़ा के लिखा गया है यानी फाइनेंशियल बुक में कम है। ठीक है, और अगर खर्चा कम है फाइनेंशियल बुक में, अगर कोई एक्सपेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा कम है, यानी क्या है, प्रॉफिट ज्यादा है। देखिए सेम ये लॉजिक आप समझ रहे हैं। खर्चा कम प्रॉफिट ज्यादा, खर्चा कम प्रॉफिट ज्यादा, खर्चा ज्यादा प्रॉफिट कम। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं ना। तो वही है, अगर कोई खर्चा ओवर चार्ज है कॉस्ट बुक में, कॉस्ट बुक में ओवर चार्ज है, ये अप एरो मतलब ओवर चार्ज है, यानी फाइनेंशियल बुक में क्या है, अंडर चार्ज है। और कोई खर्चा कम है यानी क्या है, प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा। तो प्रॉफिट ज्यादा यानी इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इस डिफरेंस के कारण फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, तो इसलिए दिस विल बी एडेड, इसको हम ऐड कर रहे हैं। समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। सच एक्सपेंसेस दैट आर चार्ज ओनली इन कॉस्ट बुक, यानी वो खर्चा जिसे केवल कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो अगर कोई खर्चा केवल कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, और यहाँ पे तो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है इस खर्चे को, इस खर्चे को फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। तो खर्चे को नहीं रिकॉर्ड किया तो यानी खर्चा कम हो गया, खर्चे को रिकॉर्ड ही नहीं किया, खर्चा कम प्रॉफिट ज्यादा। तो यानी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस ये जो सेकंड पॉइंट है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, टारगेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, यानी क्या होगा, इसे ऐड किया जाएगा। ठीक है, हमें किस पे फोकस करना है, हमें टारगेट पे फोकस करना है। टारगेट क्या है, फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट। टारगेट मैं लिख देती हूँ, टारगेट क्या है, टारगेट है फाइनेंशियल बुक का जो प्रॉफिट है वो है हमारा टारगेट। हर आइटम को आप देखिएगा कि फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट पे उस आइटम की वजह से ये फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ऐड करो, घट रहा है तो सब्सट्रैक्ट करो, बस यही करना है। अगला देखते हैं। सच प्रॉफिट एंड इनकम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट बट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, यानी कुछ इनकम है, प्रॉफिट है जिसे कॉस्ट अकाउंट बुक में नहीं रिकॉर्ड किया गया है। तो इनकम है कॉस्ट बुक में नहीं रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, ये कॉस्ट बुक का चल रहा है, ठीक है, इसे कॉस्ट बुक में नहीं रिकॉर्ड किया गया है, फाइनेंशियल बुक में उस इनकम को रिकॉर्ड किया गया है। तो अगर फाइनेंशियल बुक में उसे रिकॉर्ड किया गया है तो इनकम को रिकॉर्ड करने से, प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट फाइनेंशियल बुक का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। ठीक है, टारगेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस थर्ड पॉइंट की वजह से, टारगेट मतलब फाइनेंशियल बुक का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो करेंगे ऐड, तो इसलिए ये ऐड के उसमें लिखा है। अगला पॉइंट जो है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है। अगला पॉइंट जो है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। तो हम जानते हैं कॉस्ट बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके रिकॉर्ड करते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट में। तो अगला पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसे कॉस्ट बुक में ओवर वैल्यू किया गया है, यानी ज्यादा वैल्यू पे रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, अगर कॉस्ट बुक में ज्यादा वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है यानी फाइनेंशियल बुक में क्या है, कम वैल्यू पे है। ठीक है, फाइनेंशियल बुक में क्या है, कम वैल्यू पे रिकॉर्ड किया गया है। अगर फाइनेंशियल बुक में कम वैल्यू पे रिकॉर्ड किया गया है ओपनिंग स्टॉक को, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, टारगेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, टारगेट मतलब फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक कम, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट ज्यादा। ठीक है, तो इससे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट पे पॉजिटिव इंपैक्ट है, इसलिए इसे ऐड किया गया है। और अगला पांचवा पॉइंट क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक में क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यू है, यानी कम वैल्यू पे रिकॉर्ड किया गया है कॉस्ट बुक में। तो कॉस्ट बुक में कम वैल्यू पे रिकॉर्ड किया गया है, यानी फाइनेंशियल बुक में क्या है, ज्यादा वैल्यू पे रिकॉर्ड किया गया है। फाइनेंशियल बुक में ज्यादा वैल्यू पे है कॉस्ट अकाउंट की बुक के कंपेयर में, तो ये अगर ज्यादा वैल्यू पे है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा, तो इसीलिए क्या किया गया है, इसको ऐड किया गया है। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आया। किसी भी आइटम की वजह से अगर टारगेट पे, किसी भी आइटम की वजह से अगर टारगेट पे पॉजिटिव इंपैक्ट है, प्रॉफिट बढ़ रहा है फाइनेंशियल बुक का, तो उसे करो ऐड। और अगर टारगेट बुक पे, अगर टारगेट बुक का जो प्रॉफिट है उस पे अगर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, तो करो सब्सट्रैक्ट। बस ये बेसिक लॉजिक है। तो इन सारे आइटम के वजह से बढ़ रहा है तो इसलिए हमने किया इसको प्लस। ठीक, चलिए आ जाइए देखते हैं कौन से आइटम हैं जो लेस किए जाएंगे, सब्सट्रैक्ट किए जाएंगे। तो इसमें पहला क्या है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक। ठीक है, यहाँ चलिए मैं ऐसे लिखती हूँ, ये कॉस्ट है, ये फाइनेंशियल है, यानी वो खर्चे
जो अंडर चार्ज है कॉस्ट बुक में, तो वो खर्चे अगर अंडर चार्ज है कॉस्ट बुक में, यानी फाइनेंशियल बुक में वो खर्चे बढ़ा के लिखे गए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल बुक में वो खर्चे ज्यादा हैं, तो अगर खर्चे ज्यादा हैं तो क्या होगा, प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। फाइनेंशियल बुक में खर्चे ज्यादा तो प्रॉफिट कम, और प्रॉफिट कम यानी क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, प्रॉफिट टारगेट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है ना, तो कम हो रहा है तो इसको करेंगे लेस, सब्सट्रैक्ट। अगला क्या है, वो खर्चे दैट आर चार्ज ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, यानी वो खर्चे जिन्हें केवल फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, फाइनेंशियल में उन खर्चों को रिकॉर्ड किया गया है। तो अगर खर्चे यहाँ पे फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड किए गए हैं, कॉस्ट बुक में नहीं रिकॉर्ड किए गए हैं, तो इन खर्चों के कारण क्या होगा, खर्चे ज्यादा तो प्रॉफिट कम, ठीक है, यही तो इम्पैक्ट है ना, खर्चे ज्यादा तो प्रॉफिट कम, तो यानी प्रॉफिट कम हो रहा है, निगेटिव है, तो इसलिए इसे करेंगे सब्सट्रैक्ट। अगला क्या है, कुछ लॉसेस हैं, कुछ पेमेंट है जिन्हें फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो देखिए कुछ लॉसेस हैं, कुछ पेमेंट है जिन्हें कॉस्ट में नहीं रिकॉर्ड किया गया है, फाइनेंशियल में रिकॉर्ड किया गया है, लॉसेज हैं, तो लॉसेज ज्यादा, लॉसेज अगर ज्यादा, पेमेंट ज्यादा, तो क्या होगा, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट कम, ठीक है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, यानी कम हो रहा है, यानी टारगेट पे क्या इंपैक्ट है, डिडक्ट हो रहा है ना, इसलिए इसे करेंगे सब्सट्रैक्ट। अगला क्या है, फिर से वही ओपनिंग क्लोजिंग है, तो सेम वही लॉजिक यूज करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। तो अब अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, ओपनिंग स्टॉक जो है अंडर वैल्यू है कॉस्ट बुक में, अगर कॉस्ट बुक में अंडर वैल्यू है यानी फाइनेंशियल बुक में ये ओवर वैल्यू है, फाइनेंशियल बुक में उससे ज्यादा वैल्यू पे है, अगर फाइनेंशियल बुक में उससे ज्यादा वैल्यू पे है ओपनिंग स्टॉक, यानी इसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा, ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉफिट कम, तो इसलिए इसे करेंगे निगेटिव। अगला क्या है, कॉस्ट बुक में अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, ठीक है, ये ज्यादा है, ओवर वैल्यू है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये ओवर वैल्यू है, यहाँ नहीं, यहाँ पे क्या है, ये अंडर वैल्यू है, ठीक है, ये कम वैल्यू पे है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम वैल्यू पे है तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम यानी इसे करेंगे निगेटिव, ठीक। तो अब समझ में आ गया क्यों इन आइटम को सब्सट्रैक्ट किया, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो अब समझ में आ गया क्यों इन आइटम को सब्सट्रैक्ट करेंगे और क्यों इन आइटम को ऐड, इन आइटम को प्लस करेंगे और इन आइटम को माइनस करेंगे, क्यों, ठीक है, ये समझ में आ गया। और फिर इसके बाद इसके अमाउंट यहाँ पे लिखते जाइएगा, और अंत में जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा टारगेट, टारगेट मतलब प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। और अगर यहाँ पे आंसर मैच कर गया यानी आपका पूरा क्वेश्चन सही है, अगर नहीं मैच किया यानी कहीं कुछ एडजस्टमेंट में कुछ प्लस की जगह माइनस हो गया है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन, और अब ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आप देखिएगा एकदम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, पर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी दिसंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, दिसंबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 550 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब आपके लिए किया है। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करते रहा करिए, मुझे फीडबैक देते रहा करिए कि हाउ वाज माय लेक्चर, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है पूजा सिंह के नाम से, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी मैं कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने इस चैनल पे नहीं कवर किया है वो मैं वहाँ पे कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, आपको लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट बुक ऑफ एक्स लिमिटेड शोज अ प्रॉफिट ऑफ 24,000। जो कॉस्ट, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट बुक है वो कितना प्रॉफिट शो कर रही है, 24,000। और जो नेट प्रॉफिट आ रहा है एज पर फाइनेंशियल बुक वो क्या है, 16,400। तो अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, यू हैव टू प्रिपेयर द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, आपको रिकंसाइल करना है प्रॉफिट ऑफ टू बुक, दो बुक का प्रॉफिट जो है उसे रिकंसाइल करना है, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करें। ये है कॉस्ट बुक और ये है फाइनेंशियल बुक, ठीक है। इसके आपको ये जो कुछ खर्चे हैं, कुछ इनकम है, ये सब आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये अमाउंट आपको दिया गया है, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक। तो करना शुरू करें। अब मैंने आपको एक लॉजिक बताया था,
ठीक है, मैंने क्या बताया था सबसे पहले लेंगे जो कॉस्ट बुक का जो प्रॉफिट है, दिस विल बी टेकन एज, इसको क्या लेंगे, दिस विल बी टेकन एज बेस। फिर करेंगे उसके बाद कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट, कुछ आइटम को करेंगे प्लस, कुछ आइटम को करेंगे माइनस, और फिर हमारा क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए टारगेट। हमारा क्या आना चाहिए, टारगेट प्रॉफिट, यानी जो फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ पे टारगेट आंसर आना चाहिए। अगर ये हो गया यानी हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक, समझ में आ गया, यही था बेसिक लॉजिक। पर इसमें मेन दिक्कत क्या है, हमें देखना है कि किन आइटम को प्लस करेंगे, किन आइटम को माइनस करेंगे, और ये डिसीजन आप कैसे लेंगे, ये लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप 4 बताया था ना, उस स्टेप को यूज करते हुए आप वो डिसीजन लेंगे। अगर किसी डिफरेंस के कारण, जैसे ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 9,000 है, यहाँ पे 9,600, तो ये जो 600 का डिफरेंस आ रहा है, अगर इस 600 के डिफरेंस के कारण ये जो टारगेट है, यानी ये जो फाइनेंशियल अकाउंट का बुक का जो प्रॉफिट है, अगर इस 600 के डिफरेंस के कारण ये जो टारगेट है इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इस 600 को करेंगे प्लस। और अगर इस 600 के कारण ये जो टारगेट प्रॉफिट है, फाइनेंशियल अकाउंट बुक का ये जो टारगेट प्रॉफिट है, अगर इसका इम्पैक्ट लेस हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, तो इस 600 को करेंगे माइनस। बस यही स्टेप फॉलो करना है। ठीक, तो अब चलिए करना शुरू करें। बट अभी मैं फॉर्मेट बनाने से पहले जरा थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं। हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि किन किन आइटम को प्लस करेंगे, किन किन आइटम को माइनस करेंगे, ये पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला सबसे पहला देखिए ये क्या है, वर्क एक्सपेंस, एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। यहाँ पे क्या है, वर्क एक्सपेंस। तो वर्क एक्सपेंस कॉस्ट बुक में कितना है, 9,000, फाइनेंशियल बुक में कितना है, 9,600। ठीक है, कॉस्ट बुक में 9,000, इसमें 9,600, यानी ये जो वर्क एक्सपेंस है, ठीक है, यानी फैक्ट्री का जो खर्चा है, ये फाइनेंशियल बुक में 9,600 है, यानी यहाँ पे खर्चा क्या है, ज्यादा है। खर्चा ज्यादा तो क्या होगा, एक्सपेंस ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 600 ज्यादा है। ठीक है, अब ये जो 600 खर्चा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा तो क्या होगा, एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट कम, एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट कम। ठीक है, अब यानी ये टारगेट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, टारगेट प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 9,600 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डिडक्ट, माइनस करेंगे। मैं कहाँ पे लिखूं, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करती हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना के, वेट वेट वेट, ठीक है, यानी हम इसको करेंगे माइनस। क्यों माइनस किया, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे 9,600, 600 ज्यादा है, तो इस एक्सपेंस के कारण क्या हो रहा है, इस खर्चे के कारण खर्चा ज्यादा, खर्चा ज्यादा तो प्रॉफिट कम, तो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट कम हो रहा है, इसलिए इसे करेंगे माइनस। अगला देखते हैं ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस कॉस्ट बुक में है 7,500, इसमें है 7,100। ठीक है, तो ये जो खर्चा है, ये क्या है, फाइनेंशियल बुक में क्या है, ये इस खर्चे के बारे में बोले तो फाइनेंशियल बुक में ये खर्चा कम है, कॉस्ट बुक में ज्यादा है, फाइनेंशियल बुक में ये खर्चा कम है। खर्चा कम तो प्रॉफिट ज्यादा, तो यानी इस ऑफिस एक्सपेंस, ये जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 400 का ये जो डिफरेंस है, इसके कारण क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसके कारण ये इंपैक्ट पड़ रहा है कि प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल बुक का, टारगेट पे ये इंपैक्ट पड़ रहा है कि टारगेट क्या है, प्रॉफिट जो है बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 400 का खर्चा कम है फाइनेंशियल बुक में, तो खर्चा कम, ये डाउन एरो मतलब खर्चा कम तो प्रॉफिट ज्यादा, तो इसलिए इसे करेंगे ऐड। अगला देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इधर 4,900, इधर 4,750। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये जो खर्चा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, यहाँ पे फाइनेंशियल बुक में खर्चा कम, तो खर्चा कम तो क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा। कितने का खर्चा कम है, बताइए कितने का है, ये शायद 150 है ना, हाँ 150। तो ये जो 150 का खर्चा है, तो ये जो खर्चा है कम, फाइनेंशियल बुक में खर्चा कम रिकॉर्ड किया गया ना, तो खर्चा कम तो प्रॉफिट ज्यादा, तो यानी फाइनेंशियल बुक यानी टारगेट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, तो इसको करेंगे प्लस। ठीक, अगला क्या है, डिविडेंड रिसीव। तो डिविडेंड रिसीव कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ठीक है, फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड किया गया है। वैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था, कुछ आइटम कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, फाइनेंशियल बुक में नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं, और कुछ फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, कॉस्ट में नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो बेसिकली ये वही आइटम्स है। ठीक है, तो डिविडेंड रिसीव कॉस्ट में नहीं रिकॉर्ड किया गया है, फाइनेंशियल में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो यानी ये डिविडेंड रिसीव, ये तो इनकम है ना, तो इस इनकम की वजह से इनकम ज्यादा हो गई है, इनकम ज्यादा मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो गया है, तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया है फाइनेंशियल बुक का, यानी इसे हम ऐड करेंगे। देखिए मेन है टारगेट पे फोकस करना है, टारगेट मतलब फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट पे फोकस करना है। अगर उस वो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ऐड करो, घट रहा है तो सब्सट्रैक्ट करो। अगला क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, यानी जो फर्नीचर है उसे बेचा गया है, से फर्नीचर को बेचा गया और उसमें लॉस हुआ है,
ठीक है, इसमें रिकॉर्ड ही नहीं किया गया और इस लॉस को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। तो यानी लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है। तो लॉस से क्या हुआ, लॉस हुआ तो उससे बताइए क्या होगा, लॉस हुआ तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, लॉस अगर हुआ तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, हम करेंगे इसको सब्सट्रैक्ट। ठीक है, अगला क्या है, इनकम टैक्स पे किया गया है, तो इसमें रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसमें रिकॉर्ड किया गया है, तो इनकम टैक्स कितना है 8,500। तो इनकम टैक्स इज एन एक्सपेंस, खर्चा है ना, तो ये खर्चा ज्यादा तो प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम हो गया तो यानी क्या इम्पैक्ट पड़ा प्रॉफिट पे, वो कम हो गया ना, तो इसे करेंगे माइनस। तो अब समझ में आ गया, मैंने होमवर्क कर दिया, होमवर्क कह लीजिए मतलब वर्किंग नोट आपके लिए कर दिए कि इन आइटम को, ये जो माइनस जिन पे लिखा है उन आइटम को करेंगे माइनस और इन आइटम को करेंगे प्लस, यानी एडजस्टमेंट हमने काम कर लिया, एडजस्टमेंट काम। ठीक है, और इसमें डिफरेंस रिकॉर्ड किया जाता है, याद रखिए ये जो 600 400 150 है ये डिफरेंस रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए अब मैं कराती हूँ आपको क्वेश्चन, हमने वर्किंग नोट मतलब हमने समझ लिया है क्वेश्चन होगा कैसे, अब मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे, राइटिंग अच्छी नहीं है पर काम चला लीजिए, आप सुंदर लिखिएगा, यहाँ पे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, फिर इधर डालेंगे एक कॉलम पर्टिकुलर का, फिर एक कॉलम इधर अमाउंट का। ठीक है, ये बन गया। अब हमने मैंने बताया था ना क्या लेंगे, बेस, प्रॉफिट एज पर, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक हम ये बेस लेंगे। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन में देख के प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक कितना है, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक है 24,000। ठीक, वो लिखा। अब हम लिखेंगे ऐड, अब हम करेंगे एडजस्टमेंट, तो हम सबसे पहले लिखेंगे उन आइटम को जिनको हमें करना है ऐड। तो देखिए ऐड वाले आइटम तीन है ना, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और डिविडेंड रिसीव, ये तीन आइटम ऐड किए हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस वो क्या है, ओवर चार्ज है, ऑफिस एक्सपेंस जो है दिस इज ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, ये जो ऑफिस एक्सपेंस है ये ओवर चार्ज है ना कॉस्ट बुक में, और कितना ओवर चार्ज है देखिए 400, कितना ओवर चार्ज है 400, तो इधर लिखा 400। अगला कौन सा आइटम हम ऐड करेंगे, देखिए अगला कौन सा आइटम ऐड करेंगे, प्लस और कहाँ लिखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें है ना 150, तो अगला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ओवर चार्ज, ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक। ठीक है, और ये कितना लिखेंगे 150। ठीक है, अगला तीसरा आइटम कौन सा हम ऐड करेंगे, बताइए तीसरा आइटम हम कौन सा ऐड करेंगे, प्लस और कहाँ लिखा है डिविडेंड रिसीव में लिखा है ना, तो अगला क्या है डिविडेंड रिसीव, इनकम है ना, डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव, तो इनकम बढ़ गई यानी प्रॉफिट बढ़ गया। कितने की डिविडेंड रिसीव हुआ है क्वेश्चन में देखिए, 2,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ है, हाँ 2,000 का। ठीक है, तो ये लिखेंगे। अब बताइए और कोई आइटम है जिन्हें प्लस करेंगे, देखिए क्वेश्चन में 6 आइटम दिए हैं जिसमें 3 प्लस हो रहा है 3 माइनस हो रहा है, तो ये 3 इन्हें प्लस करेंगे। तो अब कर लीजिए इनको प्लस, तो आप इनको प्लस करेंगे यू विल गेट 2,550, ये आ गया। ठीक, अब जरा इसको इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 26,550। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे कुछ आइटम, बताया था ना कुछ आइटम होंगे लेस, कुछ आइटम होंगे सब्सट्रैक्ट। ठीक, अब कौन कौन से आइटम होंगे, ये देखिए सबसे पहले तो वर्क एक्सपेंस ये सब्सट्रैक्ट होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इनकम टैक्स, ये तीन आइटम सब्सट्रैक्ट होंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं वर्क एक्सपेंस, तो वर्क एक्सपेंस क्या है, दिस इज अंडर चार्ज, वर्क एक्सपेंस जो है दिस इज अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, ये कॉस्ट बुक में अंडर चार्ज है, कितना अंडर चार्ज है 600। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 600, ये तीनों आइटम सब्सट्रैक्ट होंगे। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, कितना है अमाउंट 1050 है, क्वेश्चन में देखिए कितना है 1050, हाँ। अगला क्या है, इनकम टैक्स, खर्चा है ना, इस खर्चे के कारण प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, इससे प्रॉफिट कम हुआ है ना, तो इसलिए हम कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट। तो अगला क्या है इनकम टैक्स, कितना होगा 8,500। ठीक, ये किया। अब इन तीनों आइटम को कर दीजिए प्लस, पहले हम प्लस करेंगे। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के हम माइनस कर देते हैं, बात वही है। इन तीनों को हमने जोड़ा तो कितना आया 10,150। ठीक है, इन तीनों आइटम को जोड़ दिया लेस वाला, तो 10,150 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 10,150 जो है हमें सब्सट्रैक्ट करना है ना, तो 26,550 में से 10,150 हमने सब्सट्रैक्ट किया, तो कितना आ जा रहा है,
कितना आएगा? अब यहाँ पे जो आना चाहिए वो हमारा टारगेट आना चाहिए। यहाँ पे जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, यानी जो फाइनेंशियल अकाउंट बुक के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो आना चाहिए। वो कितना है? 16,400। तो यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए? 16,400। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए? 16,400। तो आप जरा इसको सब्सट्रैक्ट करके देखिए, जीरो जीरो और 5 में से 1 गया 4, 6 में से 0 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16,400 आ गया। यानी हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो बस यही लॉजिक यूज करना है। जिन आइटम की वजह से टारगेट का प्रॉफिट बढ़ रहा हो उसे करिए ऐड, और जिन आइटम की वजह से टारगेट प्रॉफिट जो है हो रहा हो कम, डिडक्ट हो रहा हो, उसे करिए सब्सट्रैक्ट। ये सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्लियर है। यहाँ पे तो मैंने अपनी मतलब राइटिंग में लिखा है जो बहुत क्लियर नहीं है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सिंपल यही लॉजिक यूज होता है। ठीक। अच्छा, एक चीज और है इसमें, क्या है कि ठीक है आपने कॉस्ट बुक का जो प्रॉफिट है उसको बेस लिया, तो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट आपका टारगेट है वो आएगा। ठीक है, बट इसी की जगह इसका अपोजिट भी होता है। आप ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप हमेशा इसी का प्रॉफिट लेंगे, जो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट है वही बेस लेंगे। आप इसकी जगह फाइनेंशियल बुक का जो प्रॉफिट है ना वो भी बेस ले सकते हैं। ठीक है, बस उसमें क्या होगा फिर यहाँ पे टारगेट क्या हो जाएगा? कॉस्ट बुक का जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो टारगेट हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि जिन आइटम को आप प्लस कर रहे थे वो आइटम होंगे माइनस, और जो आइटम आप कर रहे थे माइनस वो होंगे प्लस। ये सिंपल सा है। फोकस क्या करना है? फोकस ये करना है कि जो टारगेट बुक है उसके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, टारगेट बुक के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर टारगेट बुक का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उस आइटम को प्लस करो, अगर टारगेट बुक का प्रॉफिट घट रहा है तो उसको करो माइनस। ये लॉजिक यूज करना है। ठीक, समझ में आ गया? और इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बुक से और क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड लेक्चर वीडियो था रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे वो फिनिश होता है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको मेमोरेंडम अकाउंट जो बनाया जाता है रिकंसाइल करने के लिए वो आपको समझाऊंगी, और उसी के साथ हमारा पूरा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। और आज अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हाँ मैम मुझे समझ में आ गया। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।